हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल काल में शिक्षा। हम लोग देखेंगे मुग़ल काल में शिक्षा व्यवस्था क्या थी, कैसी थी और कौन कौन से केंद्र किन किन बादशाहों के द्वारा खोले गए, कौन कौन से मदरसे स्थापित किए गए, कौन कौन से कॉलेज खोले गए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर आप एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं और इतिहास आपका सब्जेक्ट है, विषय है, तो आपके सिलेबस में मुग़ल काल होगा तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मुग़ल काल में शिक्षा व्यवस्था। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि मुग़ल काल में शिक्षा कैसी थी। मुग़ल काल में भारतीय शिक्षा या मुग़ल कालीन भारतीय शिक्षा आप कह सकते हैं। भारत में मुग़लों के आगमन के उपरांत शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होता है, लेकिन यह शिक्षा व्यवस्था सल्तनत कालीन शिक्षा व्यवस्था की निरंतरता के रूप में रही। इसके पूर्व जो शिक्षा हिंदू धर्म आधारित थी, उसे परिवर्तित करके पूर्णतः मुस्लिम धर्म पर आधारित शिक्षा के परिवेश को समाहित किया गया, जिसके फलस्वरूप मुग़ल काल में शिक्षण पद्धति, शिक्षालय एवं शिक्षा के उद्देश्य में व्यापक परिवर्तन हुआ। अब देखिए, पहले क्या होता था, जो शिक्षा दी जाती थी वो हिंदू धर्म पर आधारित होती थी, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन करना शुरू किया और उसके बाद मुग़ल शासकों ने शासन करना शुरू किया भारत पर, तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा व्यापक परिवर्तन हो गया। पहले हिंदू धर्म आधारित शिक्षा होती थी, अब क्या हुआ कि चूँकि शासन मुस्लिमों का है तो उन्होंने मुस्लिम धर्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के परिवेश को तैयार कर दिया। तब शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षालय का उद्देश्य में इसमें भी व्यापक परिवर्तन होने लगा। देखिए, मुग़ल की शिक्षा पूर्णतः धर्म और संस्कृति पर आधारित शिक्षा थी, जिसमें कला और संस्कृति को विशेष स्थान दिया गया। मुग़ल काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो धर्म पर आधारित थी और संस्कृति पर पूर्णतः आधारित थी, और इसमें किस पे महत्व दिया गया? कला और संस्कृति। भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर मूलतः चगताई तुर्क था। तुर्कों की एक शाखा थी चगताई तुर्क। तो चगताई तुर्क था जो मूल रूप से फरगना कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में। ये अफ़गानिस्तान नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। फरगना उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। जो फरगना है, उज़्बेकिस्तान एक देश है मध्य एशिया का, तो वहाँ पे फरगना पड़ता है। एक क्षेत्र का नाम है, एक स्थान का नाम फरगना है, वहीं का निवासी था बाबर। जब मुग़ल मध्य एशिया से भारत आए तो अपने साथ वहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति को लेकर आए। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम किसी देश में जाएंगे तो वहाँ पे क्या लेकर जाएंगे? अपनी पूरा जो अपना है संस्कृति, शिक्षा, कला, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, जो हमारी मतलब तरीके हैं, वो सब हम लेकर जाकर वहाँ पर उसका प्रसार करेंगे। तो जब मुग़ल आए भारत में तो वो भी अपनी जो है सारी चीज़ें लेकर आए, मतलब अपना जो संस्कृति है, सभ्यता है, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, पहनावा, ये सब कुछ लेकर आए। मुग़ल से पहले के आक्रांता मतलब आक्रमणकारी, लूटपाट की भावना से प्रेरित थे और वे लूटपाट कर चले गए। जबकि बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की तो उसने वहाँ की भाषा को भारत में राजकीय भाषा के रूप में स्थापित कर दिया और शिक्षा पद्धति में मध्य एशिया तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सम्मिलन करते हुए नई शिक्षा पद्धति को लागू किया, जो मूलतः धार्मिक प्रभाव को ग्रहण की हुई थी। यानी मध्य एशिया की जो शिक्षा व्यवस्था थी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था दोनों मिल गए, यानी मिश्रण हो गया दोनों का, और फिर एक नई शिक्षा पद्धति तैयार हुई जो पूर्णतः धर्म पर केंद्रित होती थी। तो ये परिवर्तन हुआ बाबर के आने पर। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं बाबर के काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अलग अलग से हम लोग देख लेते हैं एक एक शासक के बारे में, जैसे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बाबर के काल में देखते हैं। बाबर का कार्यकाल जो था या शासनकाल था 1526 से 1530 तक, 4 वर्षों तक था, और ये अत्यधिक साहित्यिक रुचि वाला व्यक्ति था। उसके पास फारसी, अरबी, तुर्की भाषा का ज्ञान था। बाबर पढ़ा लिखा था, ये जान लीजिए आप। इसने एक आत्मकथा लिखी है तुजुक बाबरी। उसके संस्मरण एवं साहित्यिक स्रोतों से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब जो उसने आत्मकथा लिखी है तुजुक बाबरी, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि बाबर जो है
वो तुर्की, फारसी, अरबी भाषा का जानकार था। उसे शिक्षा से विशेष प्रेम था और उसने कई शिक्षण संस्थाओं की मरम्मत कराई तथा उसमें अध्यापन कार्य प्रारंभ कराया। बाबर ने अपने 4 वर्ष के शासनकाल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु प्रयास किया। बाबर ने अपने पुत्रों, अमीरों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। बाबर ने एक विभाग शोहरत आम की स्थापना की जो शिक्षण संस्थाओं का वित्त पोषण करता था, मतलब शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देता था, पैसे देता था। तो ये याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन बन सकता है, आप अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि शोहरत आम नामक विभाग की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? तो बाबर ने की थी। इसका काम क्या था? शिक्षण संस्थाओं को वित्त पोषण, वित्त मतलब पैसे देना। बाबर द्वारा दिल्ली में स्थापित मदरसे में उच्च स्तरीय एवं आधुनिक शिक्षा का प्रमाण मिलता है, जिसमें गणित, ज्योतिष, भूगोल जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। लेकिन यह शिक्षा व्यवस्था भी धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं थी, यानी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। ख्वांदमीर, रब्बाफी जैसे विद्वान उसके दरबार को सुशोभित करते थे। तो ये ख्वांदमीर और रब्बाफी ये बाबर के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। हुमायूं के काल में देखते हैं शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर बैठा था। 1530 से 1556 तक रहा था। हालांकि बीच में 10 वर्षों के लिए सूर्यवंश भी आता है, शेरशाह सूरी आप जानते हैं। तो 1540 से लेकर 55 तक जो है कि लगभग 15 वर्ष तक, सॉरी मैंने 10 कहा था, 15 वर्ष तक जो है सूर्यवंश रहता है, क्योंकि 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। तो उसमें जो है हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है और ये फिर फारस भाग जाता है। तो 15 वर्ष बीच में शेरशाह सूरी का शासनकाल रहता है। उसके बाद फिर बाद में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी आते हैं तो उनके उत्तराधिकारियों को हुमायूं हरा देता है और 1555 में फिर से जो है गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो अपने पिता की तरह महान विद्वान था हुमायूं भी। उसने भी शिक्षा व्यवस्था को संरक्षण प्रदान किया। गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं के समक्ष अनेक राजनीतिक मजबूरियां थीं। उसे अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन करना पड़ा, परंतु इन कठिनाइयों के बावजूद उसने दिल्ली में एक मदरसा स्थापित करवाया। तो आपको पढ़ना बेसिकली क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, तो उसने शिक्षा व्यवस्था को संरक्षण प्रदान किया और दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की। शेख हुसैन को उसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया, यानी दिल्ली में जो मदरसे की स्थापना की थी उसका प्रधानाचार्य किसको नियुक्त किया? शेख हुसैन को, ये याद रखना। इसके कार्यकाल में विद्वानों एवं संतों को व्यापक महत्व दिया गया। इसे पुस्तकें एकत्र करने का शौक था। आपको पता होना चाहिए कि इसकी मृत्यु भी कहा जाता है लाइब्रेरी यानी जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो इसको पुस्तकें इकट्ठे करने का शौक था। और हुमायूं के द्वारा दिल्ली में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इसके अलावा हुमायूं के काल में महामनगा के प्रयास से दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना हुई। हुमायूं ने यमुना के दूसरी ओर एक मदरसे का निर्माण करवाया। हुमायूं की पुत्री गुलबदन बेगम एक उच्च शिक्षित महिला थी जिसने हुमायूंनामा की रचना की। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के निर्वासन काल में रहते हुए भारत पर शासन किया। ये देखिए, शेरशाह सूरी की बात मैंने बताई। तो इसने नरनौल में एक मदरसे की स्थापना की थी जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अब हम देखते हैं अकबर के काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अकबर का शासनकाल लगभग 50 वर्षों का था, 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के काल में शिक्षा में तीव्र गति से प्रगति हुई। अकबर के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था में नया परिवर्तन दिखता है। नया परिवर्तन क्या है? देखिए, अभी तक जो शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से धर्म प्रभाव को ग्रहण किए हुई थी उसमें अब उदारवादी तत्वों का समावेश प्रारंभ होता है। अकबर ने आम जनता की शिक्षा में बहुत अधिक रुचि दिखाई। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके शासनकाल में भारत में शिक्षा के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। देखिए, पहले क्या होता था कि धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अकबर के काल में धार्मिक शिक्षा तो दी ही जाती थी, साथ ही साथ एक
नए अध्याय की शुरुआत होती है और अब वो जो है गणित, विज्ञान, इन सब में रुचि दिखाने लगता है। इन सब की शिक्षा भी देने की शुरुआत हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, उदारवादी तत्वों का समावेशन किया गया। देखिए, यद्यपि अकबर स्वयं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु इसने विद्वानों और शिक्षा में विशेष रुचि दिखाई। आपको पता होगा कि अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, ये विद्वानों से जो है कि किताबें सुनता था, विद्वानों को कहता था कि आप पढ़ के सुनाइए, विद्वानों को कहता था, अपनी बेगमों से कहता था, जो बेगमें इसकी पढ़ी लिखी होती थी, उनसे ये कहानी की तरह पुस्तकों को सुनता था, खुद नहीं पढ़ पाता था। अकबर के द्वारा मदरसों में फारसी, अरबी आदि भाषाओं के साथ संस्कृत के ग्रंथों का भी अध्यापन प्रारंभ करवाया गया। उसने संस्कृत की अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। अकबर के शासनकाल में मदरसों में हिंदू छात्र छात्राओं का भी प्रवेश प्रारंभ हुआ। तो ये देखिए, उदारवादी। अभी तक क्या होता था कि मदरसों में सिर्फ मुस्लिम ही जाते थे, लेकिन अकबर ने हिंदू मुस्लिम दोनों छात्राओं को मदरसे में प्रवेश करने के लिए कहा। बदायूनी के अनुसार अकबर ने गुजरात विजय के बाद अपने पुस्तकालय को अनेक दुर्लभ पुस्तकों से भर दिया था। आगे देखते हैं, इसके शासनकाल के दौरान दर्शन, साहित्य, इतिहास, कला जैसे विषयों में जबरदस्त प्रगति हुई। इस काल में शिक्षण हेतु अध्ययन के मौजूदा पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए तर्क, अंक गणित, खगोल विज्ञान, लेखा और कृषि आदि विषयों को अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया गया। तो देखिए, अकबर ने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया, जैसे विज्ञान हुआ, गणित हुआ, अंक गणित, खगोल विज्ञान, लेखा, कृषि, कला, शिक्षा, साहित्य, तर्क, इन सबको बढ़ावा दिया। सिर्फ धर्म आधारित शिक्षा ही नहीं दी गई, बहुत सारी शिक्षाएं भी दी गई। इस काल में शिक्षा को उदार बनाया गया, यहाँ तक कि हिंदुओं को मुस्लिम मकतब और मदरसों में भर्ती कराया गया। परिणाम स्वरूप कुछ हिंदू विद्वानों ने फारसी सीखी और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। उस समय कुछ प्रमुख विद्वानों में माधव भट्ट, जैसे अगर हिंदू की बात करें जो उस समय विद्वान थे, जैसे माधव भट्ट, श्री भट्ट, विश्वनाथ, रामकृष्ण बलभद्र मिश्र, वासुदेव मिश्र, मान भट्ट, विद्यानिवास, गौरीनाथ, गोपीनाथ आदि ये प्रमुख विद्वान थे। अकबर के समय में कई संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इसने आगरा, फतेहपुर सीकरी और अन्य स्थानों पर कई मकतबों और मदरसों का निर्माण करवाया। मकतब जो होते थे बेसिकली उसमें छोटे बच्चे जाते थे, और जो मदरसे होते थे उसमें थोड़े उच्च स्तरीय शिक्षा भी दी जाती थी। तो फ़र्क यही है दोनों में। अब हम लोग देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो जहांगीर तुर्की और फारसी का ज्ञाता था। वह साहित्य और संस्कृति का प्रेमी था, परंतु इसने अपने शासनकाल में शिक्षा के प्रसार पर व्यापक ध्यान नहीं दिया। इसने यह आदेश जारी किया था कि जब भी कोई अमीर व्यक्ति या यात्री बिना किसी वारिस के मर जाए तो उसकी संपत्ति राज द्वारा ले ली जाए और इससे होने वाली आय शिक्षण संस्थानों के निर्माण और रखरखाव पर खर्च की जाए। जहांगीर के शासनकाल में भी अनेक मदरसों का निर्माण हुआ और पुराने मदरसों की मरम्मत कराई गई। शाहजहां के शासनकाल में देखते हैं। शाहजहां एक शिक्षित व्यक्ति था। इसने विद्वानों और कला प्रेमियों को विशेष महत्व दिया तथा शिक्षा का प्रसार किया। इसने दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक मदरसे की स्थापना की। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह भी एक महान विद्वान था। इसे अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे भाषाओं में महारत हासिल थी। शाहजहां ने दिल्ली के एक महाविद्यालय दारुल बका की मरम्मत कराई। शाहजहां के काल में अनेक विद्वानों जैसे चंद्रभान ब्राह्मण, अब्दुल हकीम, मुल्ला अहमद आदि को संरक्षण प्रदान किया गया। अब औरंगजेब के शासनकाल में देखते हैं शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो औरंगजेब, पता होना चाहिए आपको, एक कट्टर मुस्लिम था और इसने जो है हिंदुओं के प्रति बहुत ही शोषणकारी नीति अपनाई, कट्टर नीति अपनाई। और आपको पता होना चाहिए कि इसके शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, यानी कि धर्म आधारित हो जाएगी। रूढ़वादी शिक्षा व्यवस्था पर ये ज़्यादा फोकस करता है। देखिए, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब ने
अपने शासनकाल में शिक्षा को रूढ़िवादी बना दिया। यह एक घोर मुस्लिमवादी शासक था और इसने शिक्षा में इसका समावेश किया। यहाँ इसने होना चाहिए। इसके अपने राजकोष का धन मुस्लिम शिक्षा के प्रचार में लगाया। इस प्रकार इसने अपने रूढ़वाद को शिक्षा के क्षेत्र में विस्तारित करने की कोशिश की और हिंदुओं और उनसे संबंधित शिक्षा के केंद्रों की घोर उपेक्षा किया, जिसके कारण इसके शासनकाल में हिंदू धर्म उपेक्षा का शिकार हुआ। यानी हिंदू धर्म से संबंधित जो भी शिक्षा केंद्र थे या जो भी विद्वान थे उनको इसने दबाया, एक प्रकार से उनका दमन किया और मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाया। पक्षपात वाला काम इसने किया। गोखले ने कहा कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म की अवमानना किया और मुस्लिम विद्वानों की उदारता में मदद की। यानी मुस्लिम विद्वानों की मदद करता था और हिंदू विद्वानों का दमन करता था। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिए, जेबुन्निसा कौन थी? औरंगजेब की पुत्री थी। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी। बाद के मुगल शासकों ने भी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर जैसे शासकों ने साहित्य, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु कार्य किया। मुगल काल के उत्तरार्ध में अधिकांश मदरसे निजी प्रयासों द्वारा स्थापित किए गए थे। गाजीउद्दीन खान का मदरसा, शरफुद्दौला का मदरसा और दिल्ली में रोशनुद्दौला का मदरसा, फर्रुखाबाद में हुसैन रजा खान का मदरसा विशेष उल्लेखनीय है, जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अलग अलग प्रकार के मदरसों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जैसे लखनऊ का फरहगी महल मदरसा, इसमें न्याय, और सियालकोट के मदरसे में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। तो लखनऊ का ये एक मदरसा है फरहंगी महल मदरसा, इसमें न्याय के बारे में पढ़ाया जाता था और सियालकोट में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, सियालकोट के मदरसे में। तो ये आपने देखा कि विभिन्न मुग़ल बादशाहों के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और किसने क्या क्या योगदान दिया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, इतना मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया आपको। जब आप इतना पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आप लिख ज़रूर लेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो लिख ही देंगे, लेकिन थोड़ा ही पढ़ेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने अकबर के बारे में बताया है 20 लाइन तो आप 20 के 20 लिख दीजिए। 20 में से आप 5 लिखिए, 6 लिखिए। निष्कर्ष में देखते हैं। अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा केंद्र के रूप में मकतब व्यवस्था थी, वही शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। जो भी बोलते थे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसे ही मतलब शिक्षा का प्रारंभ होता था। और शिक्षा व्यवस्था के उपरांत 3 प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी। तर्क और दर्शन के लिए फाजिल की उपाधि, ये देखिए ये उपाधि है फाजिल की उपाधि। तर्क और दर्शन के लिए फाजिल की उपाधि, धार्मिक शिक्षा के लिए आमिल की उपाधि और साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। मुगलकालीन शिक्षा के केंद्र में मुख्यतः आगरा, फतेहपुर सीकरी, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, जौनपुर, अजमेर आदि प्रमुख थे। मुख्य रूप से शिक्षण का माध्यम फारसी था, लेकिन इस काल में संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषाओं का भी पर्याप्त विकास हुआ था। मुगल शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था मुस्लिम धर्म के आसपास ही केंद्रित थी, जिसके कारण अन्य धर्मों की कला और संस्कृति का विकास बाधित होता है। मतलब मुस्लिम धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और अन्य धर्म की जो शिक्षा थी उस पर कम ध्यान दिया गया, तो उनके कला और संस्कृति का विकास रुक गया। यानी अन्य धर्मों के कला और संस्कृति का विकास रुक गया। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में लचीलापन का अभाव था और यह बहुत अधिक कठोर और गैर रचनात्मक हो गई थी। मुगल काल की शिक्षा की असफलता का मुख्य कारण यह था कि इसमें सटीक अवलोकन तथा व्यवहारिक निर्णय का अभाव था। शिक्षा की यह प्रणाली कठोर, निष्फल और किताबों तक सीमित थी। इसलिए इस कालखंड में भारतीय शिक्षा का व्यापक विकास नहीं हो पाया। हिंदुओं के सनातन धर्म ग्रंथों पर आधारित शिक्षा की घोर उपेक्षा की गई, जिससे कि भारत की मूल शिक्षा में भी ह्रास हुआ।
मुस्लिम शासनकाल की शिक्षा रूढ़िवाद एवं धर्म के प्रचार प्रसार पर आधारित थी, जिसके कारण शिक्षा देने और लेने की विधा लंबे समय तक नहीं चल पाई। समकालीन शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती गई। महिलाओं को अत्यंत संकीर्ण दृष्टि से देखा जाता था। कुलीन घरानों को छोड़कर इनकी शिक्षा की कोई भी व्यवस्था इस काल में नहीं थी। तो ये आपने देखा मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है। इतना अगर आप पढ़ेंगे 4-5 पेज तो आप 2-3 पेज आराम से लिख देंगे, और एग्ज़ाम में 2-3 पेज लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। कुछ आपको मदरसों की स्थापना के बारे में ध्यान में रखना कि कौन से शासक ने किस मदरसे की स्थापना की और किसने किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। जैसे अगर आप औरंगजेब की बात करेंगे तो रूढ़िवादी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अकबर की बात करेंगे तो उसने उदारवादी शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, बाकी आप लिख देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको सभी दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।